Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स relating to company law paper of CS executive program applicable for December 2022 examination. जो आपका कंपनी लॉ का पेपर है CS एग्जीक्यूटिव में दिसंबर 2022 एग्जाम में सर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं इन दिस पेपर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो हम किस पेपर के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? कंपनी लॉ पेपर ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. अमेंडमेंट्स applicable for December 2022 एग्जाम. दिसंबर 2022 में जो एग्जाम होंगे उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं इन कंपनी लॉ पेपर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. देखिए, जो अमेंडमेंट में कवर करूंगा दैट विल बी द अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड 1st of January 2022 to 30th of June 2022. 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022, इस 6 महीने की पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं रिलेटिंग टू कंपनी लॉ पेपर दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर. इसका मतलब इम्प्लाइड है कि सर अप टू 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक आप अप टू डेट हैं. आपके लेक्चर, आपके नोट्स सब अप टू डेट होने चाहिए. नहीं है तो हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, वेबसाइट से आप चाहें तो ले सकते हैं. वहाँ पे हमारे पहले के अमेंडमेंट्स, उसका वीडियो भी और लेक्चर भी और एज वेल एज नोट्स सारे हमारे वेबसाइट पे प्लेस्ड हैं एंड दैट इज फ्री फॉर ऑल. कोई भी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 31 दिसंबर 2021 तक के सारे अमेंडमेंट्स आपके पास हैं. नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट sangeetkedia.academy.com एंड वहाँ पे लेक्चर भी मिल जाएगा अमेंडमेंट का, एज वेल एज नोट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, एंड फ्रीली डाउनलोडेबल है, कोई चार्जेस नहीं उसके. एंड एक बात और, 30 जून 2022 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं लाइक 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, अगर आपके बच्चे सुन लेते हैं कि सर ये चेंज आया, अखबार में कुछ पढ़ लिया, तो वो आपके दिसंबर 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. जो 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, क्योंकि यू नो दैट इज 6 मंथ्स क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द ICSI. इस आप 6 महीने पहले तक, एग्जाम से पहले तक जो अमेंडमेंट आए थे वही आपको एग्जाम में एप्लीकेबल. इसका मतलब दिसंबर 2022 में 30 जून 2022 तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं वही एप्लीकेबल हैं. इसके बाद जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं दैट इज फ्रॉम 1st of July 2022 ऑनवर्ड्स, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम. तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ सो दैट बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं, सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया. कारण क्या, वो कुछ भी कहीं सुन लेते हैं एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि सब वो अमेंडमेंट किस पीरियड की है. तो मैं इस 6 महीने के अंदर 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022, इस पीरियड में 6 महीने में जो अमेंडमेंट्स आई हैं रिलेटिंग टू कंपनी लॉ पेपर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. वैसे आपको बता दो बहुत कोई मेजर अमेंडमेंट्स आई नहीं है, छोटी मोटी माइनर अमेंडमेंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. देखिए, पहला जो अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटिंग टू द, आपका एक चैप्टर पढ़ते हैं, मैं चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अंदर एक यूनिट है, यूनिट 1 दैट इज रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स. उसमें आप पढ़ते हैं एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक हेडिंग है आपकी, एक सब हेडिंग है इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्ट एंड कॉपी.
inspection, extract and copy of registers and returns. Returns means annual return की बात कर रहे हैं, एंड रजिस्टर में यहाँ रजिस्टर मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑल दैट। उसमें अगर आपको ध्यान हो, पहले तो हम पढ़ते कि साहब कौन उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, कॉपी ले सकता है। उसमें एक पॉइंट दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन और एक्सट्रैक्ट और कॉपी। गवर्नमेंट को पावर देगी, गवर्नमेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन इशू किया है, एंड इसलिए वहां पे एक पैराग्राफ मैंने ऐड लिख दिया, फॉलोइंग सेंटेंस विल बी एडेड एट द लास्ट ऑफ पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 ऑफ द टॉपिक में वही एक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, गवर्नमेंट को करने की ऐसी पावर है, वो पैरा नंबर 3 है। और उसमें गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या प्रिस्क्राइब कर दी, लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वही पैरा नंबर 3 के लास्ट में सेंटेंस ऐड हो जाएगा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न, दैट इज एनुअल रिटर्न, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ये इंफॉर्मेशन ना तो कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, ना इसके कोई एक्सट्रैक्ट ले सकता है, ना कॉपी मांग सकता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन shall not be made available for any inspection or for taking extract or copies, namely address of the member, और अगर वो मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस इन द केस ऑफ बॉडी को, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पैन नंबर। मतलब ये चार जानकारी मेंबर की जो कंपनी के रजिस्टर्स, इंडेक्स या एनुअल रिटर्न में है, ये इंफॉर्मेशन विल नॉट बी अवेलेबल नीदर फॉर इंस्पेक्शन नॉर फॉर एक्सट्रैक्ट नॉर फॉर कॉपी। कोई इसकी डिमांड नहीं करता। तो गवर्नमेंट को जो पावर थे कि कुछ इंफॉर्मेशन को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि साहब ये इंफॉर्मेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट, कॉपी। तो गवर्नमेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करके प्रिस्क्राइब किया है कि साहब ये चार तरह की इंफॉर्मेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर, अगर वो मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, मेंबर का ईमेल आईडी, मेंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और मेंबर का पैन नंबर। ये इंफॉर्मेशन ना तो किसी को दिखाई जाएगी, नीदर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन नॉर एक्सट्रैक्ट नॉर कॉपी, ना कोई एक्सट्रैक्ट ले सकता है ना कॉपी डिमांड कर सकता है। तो ये एक सेंटेंस ऐड हो गया उस पैराग्राफ में जहां पे गवर्नमेंट को पावर दे रखी थी। तो गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल करके क्या प्रिस्क्राइब किया कि विच इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन और एक्सट्रैक्ट और कॉपी। इज दैट क्लियर? और कुछ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट चेंज इज द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसमें एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें एक बात दे रखी कि जो कंपनी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है एंड उनको 1 अप्रैल 2022 से ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने हैं विच हैज द फैसिलिटी वो ऑडिट ट्रेल। 1 अप्रैल 2022 से पहले ये 2021 था, बाद में इसको पोस्टपोन करके 2022 किया। यह फर्दर पोस्टपोन हो गया, एक साल और हो गया पोस्टपोन, 1 अप्रैल 2023 हो गया। मतलब वहां 2022 लिखा उसकी जगह 1 अप्रैल 2022 जो लिखा उसकी जगह 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2022 से आप कह सकते कंपनी को 1 साल का टाइम और दे दिया गया कि आप इस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 2022 के बजाय 1 अप्रैल 2023 से आप यूज करना। मतलब बेसिकली 1 साल को इस रिक्वायरमेंट को कि ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए विच हैज द फैसिलिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल, दैट हैज बीन पोस्टपोन बाय 1 ईयर मोर। तो पहले 1 अप्रैल 2021 से होना था, 1 साल के लिए पहले पोस्टपोन किया। मे बी कंपनीज आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दे नीड मोर टाइम टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई इसको फर्दर 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर पोस्टपोन कर दिया है। नाउ इट इज 1 अप्रैल। तो आपकी बुक में 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, लेकिन अब अमेंडमेंट आ गई कि साहब इसको 1 साल के लिए और पोस्टपोन कर दिया है, एंड नाउ दिस रिक्वायरमेंट विल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इसी चैप्टर में जो सेक्शन 135 पढ़ते हैं रिलेटिंग टू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135, इस टॉपिक के लास्ट में जहां टॉपिक खत्म हो रहा है वहां पे लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर लेंगे। वो रिक्वायरमेंट क्या आ गई है, दो कंपनी विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 135, मतलब जो भी कंपनी सेक्शन 135 में कवर्ड है विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 135।
उनको एक रिपोर्ट बनानी, अपने CSR रिपोर्ट, they have to prepare a CSR report and रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब जो भी आपने कंप्लायंस किए कैसे किए, उस रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा CSR 2 एंड दैट इज टू फाइल टू द ROC। कैसे फाइल करना है? जो आप एनुअल फाइलिंग करते हैं एज पर सेक्शन 137, तो सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग जो एनुअल फाइलिंग करते हैं, एनुअल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं AOC 4 या AOC 4 XBRL, जिसपे XBRL अप्लाई होता है, या जो NBFC which is complying with the Indian accounting standards, you know that they are filing the annual accounts in this AOC 4, NBFC, Ind AS। जो भी आप एनुअल फाइलिंग करते हैं, एनुअल अकाउंट्स फाइल करते हैं एज पर सेक्शन 137, तो उसके लिए जो भी फॉर्म यूज करते हैं, वेदर AOC 4 और AOC 4 XBRL और AOC 4 NBFC Ind AS, उसके साथ आप CSR 2 विच इज अ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एनेक्स करके ROC की फाइल, मतलब अलग से नहीं फाइल करना, इट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट, जो AOC 4 के साथ इसको भी एनेक्स करना है। एंड ये एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है। देखिए से ये लास्ट में एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया टॉपिक के, एवरी कंपनी कवर्ड द प्रोविजन सेक्शन 135 शेल फर्निश अ रिपोर्ट ऑन CSR। आपने कैसे कंप्लाई किया, ऑन ऑल द डिटेल्स विल बी देयर इन फॉर्म। रिपोर्ट आपको CSR की बना, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फॉर्म में? इन फॉर्म CSR 2। किसको फाइल करना है? टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, फर्निश करना है, ठीक है, एज एन एडेंडम एड ऑन करके टू द फॉर्म AOC 4 और AOC 4 XBRL और AOC 4 NBFC Ind AS एज द केस में भी, जो भी आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, एंड उसके साथ ये भी अनेक्स होके जाएगा CSR 2 एंड दैट्स अ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल। लेकिन जिन कंपनीज पे सेक्शन 135 अप्लाई नहीं होता तो उसमें CSR 2 की बात भी नहीं है, ऑब्वियसली बात इसलिए एवरी कंपनी कवर्ड अंडर प्रोविजन सेक्शन 135 दे हैव टू कंप्लाई विद। तो ये एक नई रिक्वायरमेंट आ गई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 135। दैट इज ऑल अबाउट द 2 चेंज, स्मॉल चेंजेस इन अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर। नेक्स्ट आपका ये चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। Appointment and qualification of directors. See, in this chapter, the first change, that is the, in the context topic हम पढ़ते हैं general provisions relating to अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें पढ़ते हैं कि किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो पहले उसका डिन होना चाहिए, फिर उसकी कंसेंट लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। अपॉइंट जनरली बाय पासिंग OR एंड ऑल दैट, फिर उसकी कंसेंट DR12 DR2 कंसेंट DR2 मिलेंगे और DR12 के साथ अटैच करके ROC को फाइल करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वो सारी बातें पढ़ते हैं। उसमें जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो लास्ट पॉइंट है जिसमें बात कही गई है कि आपको DR12 जो फाइल करना ROC को विद इन 30 डेज, साथ में DR2 कंसेंट अटैच करके फाइल करना है। इसी लास्ट पॉइंट में एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा, वो क्या देखिए, पॉइंट नया पॉइंट है वो, लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 5 है, उसमें एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा। देखिए फॉलोइंग सेंटेंस विल बी एडेड द लास्ट ऑफ पॉइंट नंबर 5 ऑफ द टॉपिक। पॉइंट नंबर 5 लास्ट ही पॉइंट है इसका। क्या सेंटेंस हो जाएगा? अगर ऐसे जिस बंदे के रिस्पेक्ट में हम DR12 फाइल कर रहे हैं, that he has been appointed director of the company, if that person happens to be, मान लें A डायरेक्टर अपॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में हम DR12 फाइल कर रहे हैं, if he happens to be national of a country, which country, which shares the land border with India, वो किसी ऐसी कंट्री का नेशनल है विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। ऐसे कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर, क्या चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सो मेनी कंट्रीज आती है। चाइना है,
अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, सो मेनी कंट्रीज थे। तो अगर इनमें से किसी भी कंट्री का, जो भी कंट्री जिनकी लैंड बॉर्डर इंडिया के लैंड बॉर्डर से टच करती है, उन कंट्री का अगर वो नेशनल है, तो उस केस में ऐसे बंदे को डायरेक्टर बनाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि बंदा ठीक है एंड ऑल दैट। एंड वो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेंगे वो भी अटैच करना अलॉन्ग विद DI-12, वो भी अटैच करना। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई है, क्योंकि यू नो दैट स्पेशली जो कंट्रीज इज शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, उसमें स्पेशली पाकिस्तान और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कई बार पाकिस्तान और चाइना, कई बार क्या होता है ऐसा, उसमें बीच में कई बार चाइना नेपाल को इन्वॉल्व कर लेता है, बांग्लादेश को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसके चक्कर में श्रीलंका को इन्वॉल्व कर लेता है। आप जानते हैं श्रीलंका को भी कई बार कई ऐसे इश्यूज आए कि श्रीलंका को इन्वॉल्व कर लिया चाइना ने, पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया। तो स्पेशली टारगेट पे चाइना है, चाइना एंड पाकिस्तान, और उसकी वजह से कुछ और कंट्रीज भी उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं वो अपने साथ। तो इंडिया में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया कि सब इन कंट्री का कोई अगर नेशनल है, वो किसी इंडियन कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्पेशली आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस तभी मिलेगी जब बंदा वो ठीक है। अब वो गलत बंदा है या रॉन्ग इंटेंशन से किसी इंडियन कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी नहीं। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो DI-12 फाइल ही नहीं होगा। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंडियन कंपनी। तो हमने एक चेक्स एंड बैलेंस लगा दिया कि साहब ऐसे कंट्रीज का कोई नेशनल अगर है, द कंट्री विच आर शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, स्पेशली पाकिस्तान एंड चाइना, तो इन दैट केस वी आर taking one additional step, additional legal compliance, so that a wrong person with wrong motive does not become a director of Indian company and does not create any trouble for our country. That's why क्या लिखा हुआ है, it may be noted that in case the person seeking the appointment is a national of a country, अगर जो डायरेक्टर बनने के लिए अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर is a national of a country which share the land border with India, then necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India shall also be attached along with the कंसेंट। DI-2 जो हम फाइल करते हैं ROC को अलॉन्ग विद DI-12, साथ में वो सिक्योरिटी क्लियरेंस भी फाइल होगी। एंड और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तब जो बंदा सही है, गलत बंदा तो मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो आप फाइल नहीं कर सकते, मतलब ऐसे बंदे को आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसा यू कैन से एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समवन हु इज अ नेशनल ऑफ country sharing the land border with India if he is being appointed director of a। Similarly सेम चीज का इफेक्ट और जगह है। आपको एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर अपॉइंट अलॉटमेंट ऑफ डिन। अच्छा, डिन के लिए सेम चीज का इफेक्ट वहां भी है कि डिन के लिए इन ऑर्डर टू गेट द डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या DI-3 में अप्लाई करते हैं? लेकिन मान लिया जिसके रिस्पेक्ट में हम डिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट पर्सन अगेन हैपेंस टू बी नेशनल ऑफ ए कंट्री विच शेयर द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, अगेन DI-3 जब फाइल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर डिन, तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट ही नहीं होगा जब तक कि DI-3 के साथ आप सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगेन अटैच करें। इट मीन्स इफ समवन हु इज अ नेशनल ऑफ ए कंट्री विच कंट्री इज शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, अगर वो किसी इंडियन कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो सबसे पहले डिन चाहिए। डिन के लिए लेने के लिए उसे DI-3 में अप्लाई करना पड़ेगा। DI-3 में जब अप्लाई करेगा तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने डिन के लिए अप्लाई DI-3 में अप्लाई करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस तभी मिलेगी जब बंदा सही है, गलत बंदा है तो मिलेगी नहीं, वही कंट्रोल आ जाएगा। एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस जो आपने ली अगर मिल जाती है तो उस क्लियरेंस का जो भी डॉक्यूमेंट है वो DI-3 के साथ अटैच करके आप DI-3 फाइल करेंगे, तभी आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एंड तभी आपको डिन मिलेगा। और उसके नेक्स्ट लेवल पे जब आपको ROC को DI-12 फाइल हो रहा है अलॉन्ग विद DI-2, उस समय भी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस अटैच करके फाइल करना है। तो डबल चेक्स है, डिल लेते समय भी और बाद में DI-12 फाइल करते समय भी आपको, तो दोनों जगह उसका इफेक्ट आ गया, अपॉइंटमेंट में भी और प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट दिन। देखिए प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट दिन में भी एक सेंटेंस हमने यहाँ पे ऐड करना है इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, कि अगर ऐसा बंदा अपॉइंट में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट DI-3 के साथ आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी अटैच करनी पड़ेगी, तभी जाके एप्लीकेशन नंबर और डिन नंबर जनरेट होगा। It may be noted that application number shall not be generated in case of the person applying for DIN is a national of a country. Which country? Which shares the land border with India, unless necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached along with the application for DIN.
और एप्लीकेशन फॉर DIN आप जानते हैं किसमें अप्लाई करते हैं, DR3 में। इसके साथ वो सिक्योरिटी क्लियरेंस अटैच होगी, तभी आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा फॉर DIN, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इफ वी आर अप्लाइंग फॉर DIN इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज अ नेशनल ऑफ ए कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, तो दोनों जगह उसका इम्पैक्ट, एंड स्पेशली बोले चाइना का और पाकिस्तान को ध्यान रखते हुए ये सब एडिशनल चीज़ें लाई गई हैं, एंड ये आपको दोनों जगह इफेक्ट आ गया, अपॉइंटमेंट में भी और DIN में भी, एंड दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं, बट दो जगह हमने चेक्स एंड बैलेंस लगा दिए टू बी एक्स्ट्रा cautious while dealing with the persons who are national of such countries being appointed director of the Indian company. तो ये छोटे छोटे कुछ चेंजेस थे इन कंपनी लॉ पेपर। एक आपका रजिस्टर रिटर्न चैप्टर में, काउंट चैप्टर में जो छोटे छोटे, उसमें दो छोटे छोटे चेंजेस थे, और एक आपका ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर में दो छोटे छोटे चेंजेस। बहुत प्रोसीजरल चेंजेस थोड़े से हैं, कह सकते हैं कोई मेजर चेंज नहीं है, एंड आपको और कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है इन कंपनी लॉ पेपर फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम, एंड ये मैंने कवर कर लिया। दैट इज ऑल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप अच्छे से एग्जाम और अमेंडमेंट्स की चिंता मत करना, बस इतना ही है, कुछ खास और अमेंडमेंट्स है नहीं, ठीक है। एंड प्रोसीजर वो भी सब प्रोसीजरल चेंजेस हैं, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ पेपर applicable for December 2022 exam. Thank you.